हेलो फ्रेंड्स, दास्तान जुर्म के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इस कहानी को सुनाने के लिए आज हम आपको लिए चलते हैं बिहार। लगभग 24 साल पहले बिहार की राजधानी पटना में एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया था जिसके बारे में सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। जितनी भयावह वो घटना थी उससे कहीं ज़्यादा भयावह इस घटना के होने के बाद पुलिस और प्रशासन का रवैया था। पोस्टमार्टम से पहले पुलिस ने खुद ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तैयार कर ली थी। सबूत मिटाने का काम पुलिस ने खुद ही किया था। जब पटना पुलिस ने अपनी पूरी ताकत पीड़ित को न्याय दिलाने की बजाय अपराधियों को बचाने में लगा दी थी। इसकी वजह ये थी कि इस केस का प्राइम सस्पेक्ट कोई और नहीं बल्कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का साला और बिहार की तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का भाई साधु यादव था। कहा जाता है कि तब साधु यादव खुद ही सरकार हुआ करते थे। इस कारण पुलिस ने पूरी सच्चाई को ही बदल दिया। हम शिल्पी गौतम मर्डर केस की बात कर रहे हैं। वैसे तो अदालत की फाइलों में शिल्पी गौतम केस एक आत्महत्या केस के तौर पर दबा दिया गया, लेकिन दावों के मुताबिक सच्चाई कुछ और ही थी। तो आखिर क्या थी इस शिल्पा गौतम की पूरी सच्चाई? चलिए जानते हैं सब कुछ डिटेल में। यकीन मानिए, जब आप इस केस की पूरी सच्चाई सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले इस कहानी के किरदारों के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। इस कहानी के दो सबसे अहम किरदार हैं, शिल्पी जैन और गौतम सिंह। इस घटना के समय शिल्पी जैन की उम्र 23 साल के करीब थी। शिल्पी पटना के बड़े बिजनेसमैन उज्ज्वल कुमार जैन की बेटी थी। 1999 के आसपास उज्ज्वल जैन पटना के कमला स्टोर्स नाम की रेडीमेड कपड़ों की एक बहुत बड़ी दुकान चलाया करते थे। शिल्पी जैन बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज़ थी। पढ़ाई में तेज के साथ साथ शिल्पी देखने में भी बहुत खूबसूरत थी। इन्होंने घटना के कुछ साल पहले ही मिस पटना का भी खिताब जीता था। घटना के समय शिल्पी जैन पटना वीमेंस कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद कंप्यूटर क्लास कर रही थी। इस कहानी का दूसरा अहम किरदार गौतम सिंह भी कोई मामूली इंसान नहीं था। गौतम सिंह के पिता का नाम डॉक्टर वीएन सिंह था, जो पूरे परिवार के साथ लंदन में रहा करते थे। समय समय पर ये पटना भी आते रहते थे। डॉक्टर वीएन सिंह लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबियों में से एक थे, क्योंकि गौतम सिंह के पिता लालू प्रसाद यादव के बहुत ही करीबी थे। इस कारण गौतम सिंह को बिहार की राजनीति को करीब से समझने का मौका मिलता है और वो लंदन छोड़कर पटना में रहते हुए राजनीति में ही अपना भविष्य बनाने की कोशिश में लग जाता है। सन 1999 के आसपास लालू यादव चारा घोटाले के आरोप में जेल में बंद थे, जबकि बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर अब लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी आ चुकी थी। लालू यादव की गैर मौजूदगी में सत्ता चलाने में राबड़ी देवी के भाई यानी लालू यादव के साले साधु यादव काफ़ी अहम भूमिका निभा रहे थे। उस दौर के लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि साधु यादव महज एक एमएलसी विधायक थे, लेकिन वास्तव में उस समय साधु यादव ही सरकार हुआ करते थे, क्योंकि गौतम सिंह और लालू यादव के परिवार वालों की आपस में बहुत अच्छी जान पहचान थी और पुरानी थी। इस कारण गौतम सिंह को राजनीति में जगह बनाने में ज़्यादा मुश्किल नहीं आई और बहुत जल्द उसकी पहचान साधु यादव से हो जाती है। साधु यादव का करीबी होने की वजह से गौतम सिंह को तेज़ी से पार्टी में नई पहचान मिलती रहती है। गौतम सिंह साधु यादव के साथ मिलकर पटना के मशहूर फ्रीजर रोड में सिल्वर ओक नाम का एक रेस्टोरेंट भी शुरू करता है, यानी साधु यादव और गौतम सिंह बिजनेस पार्टनर भी बन जाते हैं। शिल्पी जैन और गौतम सिंह दोनों ही पटना के थे। एक दिन शिल्पी जैन की मुलाकात गौतम से होती है और पहले ही मुलाकात में दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं और देखते ही देखते इन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ रहने का भी प्लान करने लगते हैं, लेकिन इन दोनों का ख्वाब अधूरा ही रह जाता है, क्योंकि 3 जुलाई 1999 की रात शिल्पी जैन और गौतम सिंह की लाश गांधी मैदान थाने के अंतर्गत आने वाले एमएलए क्वार्टर के बंगला नंबर 12 के गैरेज में मौजूद मारुति जैन कार के अंदर मिलती है। 2 बड़े
घर से आने वाले लड़के लड़कियों की मौत की खबर से पूरे पटना में सनसनी फैल जाती है। हर कोई जानने को बेचैन हो जाता है कि आखिर इन दोनों की ये हालत किसने की है। जितने मुंह उतनी ही तरह की बातें सुनने को मिलने लगती हैं, मगर सच्चाई क्या थी कोई नहीं जानता था। वैसे तब क्या, आज तक भी कोई नहीं जानता कि सच्चाई क्या थी, क्योंकि इन दोनों की लाश मिलने के तुरंत बाद पटना पुलिस ने बिना किसी पोस्टमार्टम और विसरा रिपोर्ट के इन दोनों की मौत की वजह सुसाइड बता दिया था। क्या सच में ऐसा ही था? शायद बिल्कुल नहीं, क्योंकि पुलिस की थ्योरी से एक अलग ही चर्चा पटना की फिजाओं में उस वक्त तैर रही थी। चर्चा के मुताबिक 2 जुलाई 1999 को रोज़ की तरह शिल्पी जैन सुबह सुबह अपने कंप्यूटर क्लास जाने के लिए घर से निकलती है। घर से निकलते समय शिल्पी जैन ने एक सफ़ेद रंग की कुर्ती पहनी हुई थी। घर से निकलने के बाद शिल्पी जैन एक रिक्शे पर बैठती है और अपने कंप्यूटर क्लास की तरफ निकल जाती है। शिल्पी जैन का रिक्शा अभी कुछ ही दूर गया था कि रास्ते में एक लड़का अपनी कार रिक्शे के सामने रोकता है और शिल्पी से पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो उस लड़के को देखते ही शिल्पी जैन कहती है कि मैं अपनी कंप्यूटर क्लास की ओर जा रही हूँ। जवाब में लड़का कहता है कि मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे इंस्टीट्यूट तक ड्रॉप कर सकता हूँ। दरअसल यह लड़का कोई और नहीं बल्कि गौतम सिंह का एक करीबी दोस्त ही था, जिसे शिल्पी जैन भी काफ़ी अच्छे से जानती थी। इसलिए शिल्पी रिक्शे वाले को किराया देकर रिक्शे से उतर जाती है और इस लड़के की कार में बैठ जाती है। कार कुछ दूर तक तो शिल्पी जैन के कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की तरफ ही बढ़ती है, लेकिन कुछ आगे जाकर वह लड़का कार को एक दूसरे रास्ते की तरफ मोड़ देता है। कार जब दूसरे रास्ते पर मुड़ती है तो शिल्पी जैन लड़के से पूछती है कि इधर तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। तो जवाब में वो कहता है कि हम अभी फुलवारी शरीफ की तरफ जाएंगे, जहाँ वाल्मी गेस्ट हाउस में गौतम सिंह रुका हुआ है, वह तुमसे मिलना चाहता है। उस समय फुलवारी शरीफ का इलाका 1990 के आसपास काफ़ी सुनसान हुआ करता था। गाड़ी को दूसरे रास्ते पर मुड़ता देख पहले तो शिल्पी जैन घबराती है, लेकिन जैसे ही सुनती है कि गेस्ट हाउस में गौतम सिंह मौजूद है तो शिल्पी बड़े आराम से लड़के के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। जबकि सच्चाई तो ये थी कि उस गेस्ट हाउस में गौतम सिंह मौजूद था ही नहीं। इस बात की जानकारी गौतम सिंह को थोड़ी देर बाद लग जाती है। शिल्पी को एक लड़का कार से फुलवारी शरीफ के वाल्मी गेस्ट हाउस में लेकर गया है। गौतम सिंह तुरंत परेशान हो जाता है और अपनी सफ़ेद रंग की मारुति जैन कार निकालकर गेस्ट हाउस की तरफ भागता है। गौतम सिंह के परेशान होने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि राजनीति में बेहद करीब से जुड़े होने की वजह से गौतम सिंह को अच्छे से पता था कि उन दिनों वाल्मी गेस्ट हाउस बड़े बड़े नेताओं का अय्याशी का अड्डा हुआ करता था। अनहोनी की आशंकाओं से घिरा हुआ गौतम सिंह भागते हुए वाल्मी गेस्ट हाउस पहुंच जाता है। तो यहाँ देखता है कि शिल्पी एक कमरे में बेड पर है और उसके आसपास कई लोग मौजूद हैं जो उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब देखकर गौतम सिंह भागता हुआ अंदर जाता है और वहाँ मौजूद लोगों को रोकने की पूरी कोशिश करता है, मगर वहाँ मौजूद लोग गौतम सिंह की एक भी नहीं सुनते और उल्टा गौतम सिंह को मारने पीटने लग जाते हैं। गौतम सिंह को मारने पीटने वाले लोगों में कोई दूसरे लोग नहीं थे, बल्कि गौतम सिंह के ही बेहद करीबी जान पहचान वाले नेता थे। गौतम उन लोगों से रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन वो लोग गौतम की नहीं सुनते हैं और फिर गौतम की अच्छे से पिटाई करने के बाद शिल्पी जैन के साथ बड़ी ही बेरहमी से दरिंदगी को अंजाम देते हैं। शिल्पी के साथ दरिंदगी को अंजाम देने के बाद वहाँ मौजूद लोग शिल्पी और गौतम की गला दबाकर हत्या कर देते हैं और फिर इन दोनों की लाश गौतम सिंह की ही गाड़ी में डाल देते हैं। फिर कार रातों रात गांधी मैदान के पास लाकर एमएलए क्वार्टर के बंगला नंबर 12 के गैरेज में खड़ी कर दी जाती है। इधर जब देर शाम तक शिल्पी घर वापस नहीं आई तो उसके परिवार वाले शिल्पी के दोस्तों और रिश्तेदारों को फ़ोन करना शुरू कर देते हैं। शिल्पी की खोज में आदमी भी लगाए जाते हैं, लेकिन कहीं भी शिल्पी का पता नहीं चल पाता है।
यहाँ तक कि शाम हो जाती है और शिल्पी घर वापस नहीं आती है और उसके घर वाले थाने में जाकर बेटी के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। कुछ समय बाद खबर आई है कि गौतम सिंह भी गायब है। इसी के बाद दोनों की तलाश शुरू हो जाती है। दिन भर इन लोगों की खोज होती रहती है, लेकिन कहीं से कोई अता पता नहीं चल पाता है। इस खोजबीन में कई घंटे बीत जाते हैं। तभी अगले दिन यानी 3 जुलाई 1999 की रात 9 बजे के आसपास अचानक से पुलिस की एक टीम गांधी मैदान थाने के अंतर्गत आने वाले एमएलए क्वार्टर के बंगला नंबर 12 के पास पहुंच जाती है और गैरेज को खोलकर देखती है तो गैरेज के अंदर पुलिस वालों को गौतम सिंह की वही सफ़ेद रंग की मारुति जैन खड़ी हुई मिलती है। कार के अंदर की तलाशी लेने पर पता चला कि उस कार में शिल्पी जैन और गौतम सिंह की लाश है। पुलिस के पहुंचने के कुछ ही देर बाद वहां पर लालू यादव के साले साधु यादव भी अपने समर्थकों के साथ पहुंच जाते हैं और हंगामा करने लगते हैं। इस बात का जवाब आज तक नहीं मिल पाया कि साधु यादव को इस बात की जानकारी किसने दी थी। पुलिस को गैरेज से कार मिली है और फिर साधु यादव वहां आकर हंगामा क्यों कर रहे थे, इस राज से भी आज तक पर्दा नहीं उठ पाया कि पुलिस को किसने खबर दी थी कि गैरेज के अंदर कार है और इस कार में शिल्पी और गौतम की लाश है। खैर, घर से तो शिल्पी सफ़ेद रंग की कुर्ती पहनकर निकली थी, लेकिन जब कार में उसकी लाश मिलती है तो एक कपड़े के नाम पर उसके शरीर पर सिर्फ गौतम का एक टी शर्ट था, जबकि गौतम बिल्कुल नंगी अवस्था में था। तब इन दोनों की लाश को करीब से देखने वाले लोगों के मुताबिक लाश को देखकर पूरा अंदाज़ा हो रहा था कि इन दोनों की बड़ी ही बेरहमी से पिटाई की गई है और इनको मारा गया है। शिल्पी के शरीर पर जूते से पिटाई के भी निशान थे। साधु यादव के समर्थकों के हंगामे के बीच पुलिस तुरंत इन दोनों की लाश को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। तरीका तो ये होना चाहिए था कि पुलिस वाले मौके पर ही कार से सबूत इकट्ठा करते या फिर कार को क्रेन की मदद से खींचकर पुलिस थाने ले जाते, मगर पटना पुलिस का एक कांस्टेबल उस कार को खुद ही चलाकर थाने तक लाया था। इस कारण कार की स्टीयरिंग से अपराधी के फिंगरप्रिंट समेत कई अहम सबूत मिट जाते हैं। वैसे तो अक्सर पुलिस पर हर काम को काफ़ी धीरे धीरे से करने का आरोप लगता है, लेकिन शिल्पी जैन और गौतम सिंह के मामले में पटना पुलिस की एक अलग ही बेमिसाल तेज़ी देखने को मिलती है। अभी इन दोनों का पोस्टमार्टम और बिसरा रिपोर्ट आया भी नहीं था कि पुलिस वाले ऐलान कर देते हैं कि इन दोनों की मौत कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की वजह से दम घुटने से हुई है। इधर रात के अंधेरे में ही दोनों का पोस्टमार्टम करवाया जाता है। गौतम सिंह के परिवार वाले अभी लंदन में ही थे। इसके बावजूद बिना उन लोगों की इजाज़त के गौतम सिंह का अंतिम संस्कार रात के अंधेरे में पटना की पुलिस द्वारा करवा दिया जाता है। अंतिम संस्कार में गौतम सिंह का कोई भी रिलेटिव शामिल नहीं हुआ था। आनन फानन में अगली सुबह शिल्पी जैन की भी अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अंतिम संस्कार के बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें मौत का कारण स्पष्ट नहीं किया जाता है। हालांकि ये संभावना जरूर जताई जाती है कि इन दोनों की मौत जहर खाने से हुई है। अब पटना पुलिस भी अपने पिछले बयान से पलटते हुए दावा करती है कि इन दोनों ने जहर खाकर आत्महत्या की है। दूसरी तरफ लोगों के बीच आम चर्चा ये चल रही थी कि पहले शिल्पी जैन के साथ बर्बरता किया गया है और फिर इन दोनों की हत्या की गई है। पटना पुलिस के इस रवैये की वजह से लोगों का गुस्सा बढ़ने लगा और विपक्षी पार्टियां भी राबड़ी देवी की सरकार के खिलाफ बोलने लगती हैं। बिहार सरकार पर आरोप लगाया जाता है क्योंकि इस केस का मास्टरमाइंड किसी और को नहीं बल्कि राबड़ी देवी के भाई साधु यादव को ही बताया जा रहा था। इस कारण पटना पुलिस और बिहार सरकार साधु यादव को ही बचाने के लिए सब कुछ कर रही है। बिहार सरकार से मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग तेज होने लगती है। पहले तो बिहार सरकार इस मांग पर कोई ध्यान नहीं देती, लेकिन जब हंगामा ज़्यादा बढ़ता है तो फाइनली बिहार की तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी इस घटना के 2 महीने बाद यानी सितंबर महीने में मामले की जांच सीबीआई के हवाले कर देती है। इस मामले को सीबीआई अपने हाथ में लेते ही सबसे पहले शिल्पी जैन के
वेजाइनल फ्लड की जांच के लिए हैदराबाद के फॉरेंसिक लैब में भेजती है। इसके अलावा फिर से हर पहलू की जांच सीबीआई द्वारा की जाती है। कुछ समय बाद जब हैदराबाद फॉरेंसिक लैब से शिल्पी जैन की रिपोर्ट आई तो पटना पुलिस के दावे के उलट एक दूसरा मामला सामने आता है। फॉरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार शिल्पी जैन के साथ एक से अधिक लोगों ने बलात्कार किया था, क्योंकि वेजाइनल फ्लड में एक से ज़्यादा अधिक लोगों के सीमेन मिलते थे। इस रिपोर्ट के आने के बाद अब सीबीआई इस केस के प्राइम सस्पेक्ट साधु यादव के डीएनए की जांच की मांग करती है। डीएनए जांच से बिल्कुल साफ हो सकता था कि शिल्पी जैन के शरीर पर पाए गए सीमेन किसके हैं, लेकिन साधु यादव डीएनए जांच से साफ मना कर देते हैं। कमाल की बात ये थी कि सीबीआई इस मामले में आगे कानूनी मदद भी नहीं मांगते हैं। अगर सीबीआई चाहती तो अदालत में जाकर साधु यादव को डीएनए सैंपल देने के लिए मजबूर कर सकती थी, लेकिन सीबीआई ऐसा कुछ नहीं करती है और फिर फाइनली 2003 में इस मामले में एक क्लोजर रिपोर्ट पेश करती है। कोर्ट में सीबीआई द्वारा कहा जाता है कि उसे जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिलता है, बल्कि जांच से ये बिल्कुल साफ है कि शिल्पी जैन और गौतम सिंह ने जहर खाकर ही आत्महत्या की थी। इस तरह पहले पुलिस ने और फिर सीबीआई ने इस पूरे मामले को आत्महत्या का रूप दे दिया था और इस केस की जांच बंद कर दी। शिल्पा जैन के परिवार वालों ने सीबीआई की इस जांच को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि सीबीआई ने दबाव में आकर गलत रिपोर्ट पेश की है। कुछ दावों के मुताबिक गौतम के पिता डॉक्टर वीएन सिंह और लालू यादव का काफ़ी करीबी रिश्ता था। आरोप तो यहाँ तक लगाए जाते हैं कि लालू यादव के चारा घोटाले का पैसा हवाले के जरिए स्विस बैंक तक पहुँचाने में डॉक्टर वीएन सिंह की भूमिका काफ़ी अहम थी। लालू परिवार के इतने करीब रहने वाले डॉक्टर वीएन सिंह के बेटे की जब रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई, तब भी उन्होंने एक बार भी न्याय के लिए आवाज़ नहीं उठाई। कम से कम मीडिया में तो एक भी ऐसी रिपोर्ट नहीं मिली जहां से ये बात सामने आई हो कि गौतम के परिवार वालों की ओर से न्याय की मांग की गई हो। दूसरी तरफ शिल्पा जैन के परिवार वाले लगातार इस केस की फिर से जांच कराने की मांग करते रहे, यहाँ तक कि 2006 में शिल्पी जैन का भाई प्रशांत जैन इस मामले की फिर से जांच की मांग के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी करने लगा। लेकिन अचानक 6 जनवरी 2006 को प्रशांत जैन का कुछ लोगों ने घर के दरवाजे से ही उसका अपहरण कर लिया था। हालांकि अपहरण के 2 दिन बाद प्रशांत जैन को अपराधियों ने पटना और हाजीपुर को जोड़ने वाले महात्मा गांधी सेतु पर छोड़ दिया और प्रशांत जैन सही सलामत अपने घर वापस चला गया। इसके बाद उन्होंने दोबारा कभी भी इस केस की फिर से जांच की मांग नहीं की और इस तरह शिल्पी जैन और गौतम सिंह की मृत्यु एक रहस्य बनकर रह गई और जो भी प्राइम सस्पेक्ट थे सभी आज भी चैन की ज़िंदगी जी रहे हैं। भले ही पुलिस और सीबीआई ने इसे एक आत्महत्या का केस बता दिया था, लेकिन आज तक पुलिस कुछ सवालों के जवाब नहीं दे पाई। अगर इन दोनों ने आत्महत्या की थी तो आखिर इन दोनों ने कपड़े उतारकर आत्महत्या क्यों की? अगर दोनों ने आत्महत्या की है तो आखिर शिल्पी जैन के शरीर पर जूतों के निशान कैसे आए? जब साधु यादव ने अपना डीएनए सैंपल देने से मना कर दिया तो सीबीआई ने आगे कानून की मदद क्यों नहीं ली? आखिर पुलिस को कैसे पता चला कि गैरेज के अंदर कार है और कार में 2 लाश हैं? और फिर ये खबर साधु यादव तक कैसे पहुंची? पुलिस ने पोस्टमार्टम करने में इतनी जल्दीबाजी क्यों की और गौतम सिंह का अंतिम संस्कार इतनी जल्दी क्यों किया गया? ऐसा नहीं है कि केवल पुलिस के ऊपर ही लापरवाही के आरोप लगे, बल्कि सीबीआई जांच के दौरान भी यह आरोप लगाया गया कि सीबीआई ने कई अहम सबूत को जानबूझकर नज़रअंदाज किया था। इस तरह के दर्जनों सवाल हैं और जिनका जवाब ना तो सीबीआई दे पाई और ना ही पुलिस, और बिना जवाबों के यह केस अदालत की फाइलों में एक सुसाइड केस बनकर दबकर रह गया। इस घटना को सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। दास्तान जुर्म अभी बाकी है। हम जल्दी फिर लौटेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। हमारी एक कहानी यदि आपको पसंद आई हो
तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय और सुझाव ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।